नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आई एम ए रीजनिंग फैकल्टी और आज मैं इस सेशन में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और ये सभी वही क्वेश्चंस है जिस तरीके से आप लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टाइप के एग्जामिनेशन पैटर्न क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। टॉप 25 क्वेश्चंस, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और वैसे बच्चे जो हमारे चैनल ब्रह्मोस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचा करे। और आप जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिली के बीच आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, ब्रह्मोस एकेडमी के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं कि ब्रह्मोस एकेडमी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.brahmosacademy.com, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल ब्रह्मोस एकेडमी, आप लोग इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ क्लासेस के जो शेड्यूल है वो यहाँ पे अपडेटेड आपको मिलेंगे। फेसबुक पेज ब्रह्मोस एकेडमी है और ये इंस्टाग्राम ब्रह्मोस एकेडमी, आप लोग इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखिए तो आप लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब मैं यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, यह है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सीरीज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो ये तेजी से इंक्रीज कर रहा है या स्लो से इंक्रीज कर रहा है। अगर तेजी से इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं वहां पे मल्टीप्लाई होगा, और स्लो से इंक्रीज करेगा तो वहां पे एडिशन होगा। सीरीज तेजी से डिक्रीज करेगा तो वो वहां पे डिवाइड होगा, और स्लो से डिक्रीज होगा तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आइए इस सीरीज में हम देखते हैं। ये सीरीज यहां पे दिया गया है 3, 12, 27 एंड 48, 75 और 108। सबसे पहले यहां पे हम पैटर्न को समझते हैं, डिफरेंस को निकालते हैं। यहां पे डिफरेंस क्या चल रहा है देखिए। यहां पे 3 से 12 पे जाएंगे तो +9 हो रहा है, 12 से 27 पे +15, 27 से 48 पे जाएंगे तो प्लस में 21, 48 से 75, 27 एंड 75 से 108 +33। और यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें नंबर को लाना है। अब यहां पे देखिए तो 9 से 15 +6, यहां पे जो डिफरेंस आ रहे हैं कितने का आ रहा है, +6 का डिफरेंस आ रहा है। सभी में +6 हो रहा है, मींस 33 +6 करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 39, और 108 में 39 को हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 147। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहां पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या पैटर्न चल रहा है, आप लोग इस पैटर्न पे ध्यान दीजिए। तो 2, 3, 8, 63 क्वेश्चन मार्क, 2, 3, 8, 63 एंड क्वेश्चन मार्क। आप यहां पे ध्यान देंगे तो एक्चुअली यहां पे जो रिलेशन दे रहा है तो ये प्रीवियस नंबर का स्क्वायर से माइनस किया गया, स्क्वायर में माइनस किया गया। देखिए जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के पहले कौन सा नंबर है, 2 है, तो इस 2 के स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर और -1 किया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 कितना आ जाएगा 3, और यही 3 यहां पे आ गया। क्लियर है। सेम चीज यहां पे 8 के पहले 3 है, इस 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर -1 = 9 -1 = 8, और ये 8 यहां पे आ गया। 63 के पहले 8 है,
तो इस 8 का स्क्वायर माइनस 1 कीजिए, 8 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63, और यही 63 यहाँ पे आ चुका है। और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के पहले क्या है 63 है, तो इस 63 का स्क्वायर कीजिए और माइनस 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 3968, और माइनस 1 कर दीजिए 63 का स्क्वायर 3969 आएगा, और माइनस 1 करेंगे तो 3968 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे ये बोला गया है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। रीना सुनीता से 2 गुना है। रीना सुनीता से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो सबसे पहले हम रीना को आर मानते हैं और सुनीता को एस मानते हैं। रीना सुनीता से 2 गुना है, तो क्यों ना हम सुनीता के एज को मान ले, क्योंकि जब तक हम सुनीता के एज को हम नहीं मानेंगे तब तक हम रीना के एज को नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए हमें किसके एज को मानना है? यहाँ पे सुनीता के एज को। चलिए यहाँ पे सुनीता को जो एज है इसका हम एज एक्स मान लेते हैं, तो इसका एज कितना हो जाएगा? रीना का 2x हो जाएगा। और 3 साल पहले 3 years अगो, अब 3 साल पहले जाने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा दोनों के एज में से। अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे 3 years अगो, 3 years अगो, तो क्या हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, हमें दोनों के एज को जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों को हमें आपस में इक्वल करना होगा। अब इक्वल करना होगा तो रीना 3 गुना है, तो हम 3 मल्टीप्लाई ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है दोनों के एज को। तो 3 मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा? सुनीता में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई एंड x - 3 हो जाएगा। अब यहां से हम इसे सोल्व करके इसके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2x - 3 इक्वल्स टू 3x एंड -9। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2x - 3x इक्वल्स टू -9 एंड +3 ये आ जाएगा। और यहां से -x इक्वल्स टू -6, x से x खत्म, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और रीना का एज हमें पूछा है, तो रीना का हमने कितना माना है? 2x माना है, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 12 ईयर्स। तो रीना का एज कितना है? 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसमें आप लोग को ध्यान रखना होगा डायरेक्शन को, कि आपका फेस अगर इस डायरेक्शन में है तो उसका राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कहां पे होगा? वेस्ट में है तो उसका राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कहां पे होगा? नॉर्थ में है तो उसका राइट टर्न लेफ्ट टर्न कहां पे होगा? साउथ में है तो उसका राइट टर्न लेफ्ट टर्न कहां पे होगा? इन चीजों को थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शॉर्ट में हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में मैं बता दूं। मैं डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्शन किस तरीके से होते हैं और उसका राइट और लेफ्ट क्या होता है, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है डायरेक्शन वेस्ट। और 4 सब डायरेक्शन जिसे कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये होते हैं टोटल डायरेक्शन। अब राइट और लेफ्ट टर्न की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं एंगल की बात कर लूं, तो अगर मैं एंगल की बात करूं ना, तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाता है। नॉर्थ और वेस्ट ये आपस में 90 डिग्री बनाएगा। वेस्ट और साउथ आपस में 90 डिग्री बनाएगा। साउथ और ईस्ट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये तो एंगल हो गए। अब यहाँ पे मेन डायरेक्शन और जो नियरेस्ट सब डायरेक्शन होते हैं उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो उसके बीच के भी अपन एंगल को समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल 45 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, और यहां पे भी 45 डिग्री ये बनेगा, और यहां पे 45 डिग्री बनेगा।
साउथ और साउथ वेस्ट में 45 डिग्री का एंगल, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गए हमारे मेन डायरेक्शन और जो नियरेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं उनके बीच का एंगल। और मैं एंगल की जब बातें हो रही है तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जब आपस में दो 90 डिग्री मिल जाते हैं तो वहां पे 180 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो जैसे ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उसी तरीके से जो सब डायरेक्शन होते हैं ये आपस में ये 180 और ये 180 का फॉर्म्ड कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम चीजों को समझते हैं कि लेफ्ट टर्न और राइट टर्न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे उसी सारी चीजों का यूज होने वाला है। अगर मैं लेफ्ट टर्न और राइट टर्न की बात करूं, अगर पर्सन का फेस नॉर्थ में है तो उसका राइट टर्न क्या होगा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो कि व्यक्ति का फेस ईस्ट में, इस डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, तो उसका राइट टर्न कहां पे होगा, तो उसका ये हो जाएगा राइट टर्न। और ये कौन से डायरेक्शन में है, ये है साउथ में। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट का जो लेफ्ट टर्न, अगर पर्सन का फेस इस डायरेक्शन में तो उसका लेफ्ट टर्न कहां पे हो जाएगा, लेफ्ट टर्न हो जाएगा नॉर्थ में, नॉर्थ। ठीक है, पर्सन का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका जो राइट टर्न है ये हो जाएगा नॉर्थ में, और जो लेफ्ट टर्न है ये लेफ्ट टर्न कहां पे हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। चलिए आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर पर्सन का फेस नॉर्थ में है तो उसका राइट टर्न कहां पे आ जाएगा, उसका राइट टर्न चला जाएगा ईस्ट में। ठीक है, और लेफ्ट टर्न कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट टर्न आ जाएगा वेस्ट में। पर्सन का फेस साउथ में है तो उसका राइट टर्न चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा उसका राइट टर्न चला जाएगा इसका वेस्ट में, और लेफ्ट टर्न चला जाएगा इसका ईस्ट में। ये होते हैं राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। और राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के प्लेस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज कर लेगा। क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में मूव करना, और एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करना। तो जितने भी आप राइट टर्न देख रहे हैं सभी यहाँ पे घड़ी की दिशा की ओर मूव कर रही हैं, और उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या कि दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईस्ट। दीपक पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, दीपक पूर्व दिशा में चलना शुरू किया तो ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया पूर्व दिशा में, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, पहले ये 75 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसके बाद इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो लेफ्ट टर्न तो हम बाद में लेंगे, पहले हम 75 मीटर इससे चला लेते हैं। तो ये हो गया 75 मीटर, और यहां से लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट का लेफ्ट टर्न कहां पे चला जाएगा, नॉर्थ में, और ये डिस्टेंस है 25 मीटर। देखिए यहां पे दिया गया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन में फिर से गया आगे 25 मीटर, और फिर से लेफ्ट टर्न लिया, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मीटर। तो फिर से इसका लेफ्ट टर्न लेते हैं। मान लीजिए कि ये 40 मीटर की दूरी कवर की है, और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस 25 मीटर, लेफ्ट टर्न। और पर्सन का फेस तो वेस्ट में आ गया ना, पश्चिम दिशा में, उसका लेफ्ट टर्न कहां पे आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। जब साउथ में आएगा और डिस्टेंस दिया है 25 मीटर, तो भाई साहब ये एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, होंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया 25 मीटर। और आपसे क्या पूछा था कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, तो जहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है ये पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पर लास्ट में रुकता है ये होता है फाइनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, ये होते हैं। और यहां से यहां के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। अब मेरी बात को समझो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 75 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 40 मीटर है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? देखो यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूं तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 75 मीटर, और -40 मीटर हम इस डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे।
तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 मीटर। मींस ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 35। देखिए कौन सा ऑप्शन में 35 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि रिलेशन किसके बीच में, एलिफेंट, कार्निवोरस और टाइगर के बीच में रिलेशन की कौन से सर्कल है। यहां पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं और चारों ऑप्शन में 3-3 सर्कल दिया गया है, तो प्रत्येक सर्कल तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सर्कल एलिफेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल कार्निवोरस को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल टाइगर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब मेरे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं कार्निवोरस की बात करूं तो कार्निवोरस किसे बोलता है, कार्निवोरस उसे बोलता है जो मांस खाता है। तो क्या एलिफेंट मांस खाता है? नहीं, वो तो पत्ते, लिप्स वगैरह खाते, स्टीम खाते, है ना। तो यहाँ पे जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस मान लो कि ये कार्निवोरस है तो इसके अंदर टाइगर आ जाएगा, क्योंकि टाइगर तो कार्निवोरस है, ये मांस खाता है, जानवरों को, दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। और एलिफेंट नहीं खाता, तो एलिफेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए ये सर्कल ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पे ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज आपको बताना है कि इसका इमेज क्या होगा। साथ ही साथ आप लोगों से बस एक ही फी मांग रहा हूं कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मिरर इमेज आपको पता है कि इमेज में जो चीजें आपको दिखाई देती है, तो जो चीजें राइट में होती हैं वो लेफ्ट में चला जाता है, और जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है। टॉप का टॉप में रहेगा, बॉटम का बॉटम में रहेगा, लेकिन फर्क पड़ जाता है कब, जब मिरर को टॉप में या बॉटम में प्लेस किया जाता है। अगर बॉटम में प्लेस किया गया तो वो वाटर इमेज की तरह काम करेगा, है ना। और जो लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, जब मिरर को हम राइट और लेफ्ट में प्लेस्ड करते हैं। यहां पे देखते हैं मिरर कहां पे प्लेस किया गया है। ये मान लो कि इस बॉक्स में 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इस एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड में इस मिरर को प्लेस किया गया है ना। तो इस तरीके से जब प्लेस किया गया है तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये साइड विजिबल ना हो तो मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम को, एक छोटा सा डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। क्या आ गया, ठीक है। देखो जैसे ये मिरर है, ये मिरर यहां पे प्लेस किया गया, और ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स को रखे गए हैं। अब देखो किस तरीके से रखा गया, एक बार तो एन को उल्टा रखा गया, एक बार एन को सीधा रखा गया, यहां पे भी सीधा है और ये जेड सीधा है। तो अब एक चीज बताओ, ये लेफ्ट साइड में ये पार्ट और ये पार्ट राइट साइड में, तो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट राइट में आ जाएगा, और जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब ये समझो कि जो मिरर के पास जो पार्ट है वो मिरर के नजदीक में आ जाएगा, और जो मिरर से दूर में है वो मिरर से दूर चला जाएगा। अब जो इसका इमेज बनेगा, तो भाई साहब इसे भी मैं 4 सेक्शन में बांट देता हूं, तो ये इमेज यहां बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा एन बन जाएगा, ये उल्टा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, मेरी बात को समझो। ये वाला जो सीधा एन दिखाई दे रहा है ये उल्टा एन बनेगा, और ये जो यहां पे एन दिखाई दे रहा है सीधा, ये क्या बनेगा, उल्टा एन बनेगा, और ये जेड उल्टा बनेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, ये उल्टा है, ये सीधा है, नहीं उल्टा सीधा उल्टा सीधा, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, और ये डी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जब भी ब्लड रिलेशन आप लोग बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जनरेशन को ऊपर रखना चाहिए और कौन से जनरेशन को नीचे रखना चाहिए। साथ ही साथ मेल को किस चीज से रिप्रेजेंट करना चाहिए, फीमेल को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि अगर मेल की बातें हो रही है, अगर मेल की बातें हो रही है तो मेल को या तो प्लस सिंबल या फिर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर फीमेल की बातें हो रही है तो फीमेल को माइनस या फिर सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं
यहाँ पे बॉक्स और सर्कल को लेकर चलने वाला हूं, ठीक है। और ध्यान रखना, जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग जनरेशन में है, हम लोग जिस जनरेशन में, तो हम लोग से ऊपर के जनरेशन पेरेंट्स आ जाएंगे, तो पेरेंट्स ऊपर के जनरेशन होंगे, उनके पेरेंट्स उनसे ऊपर के जनरेशन होंगे, और जो हम लोगों के नीचे का जनरेशन, हम लोग के सन डॉटर हो जाएंगे, है ना, निस नेफ्यू हो जाएंगे, फिर उनके नीचे का जनरेशन जो हम लोगों के लिए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर लगेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों का यूज करेंगे। देखिए, प्रीति इज द डॉटर ऑफ राजेश। प्रीति किसकी डॉटर है? राजेश की। तो ये हो गया राजेश। प्रीति का जेंडर फीमेल है, तो इसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे क्या बोला है? अमित इज द सन ऑफ अंकिता। ना तो यहाँ पे अमित है, ना तो यहाँ पे अंकिता दिखाई दे रहा है। तो साइड में हम यहाँ पे इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, तब हम आपस में इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो अमित सन है किसका? अंकिता का। तो यहाँ पे मैं अंकिता को ड्रॉ कर देता हूं, और इसका सन कौन है? अमित है। ये आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? राजेश। राजेश इज द ओनली सन ऑफ राजन। राजेश है, ये एकलौता बेटा है किसका? राजन का। तो राजेश जो एकलौता बेटा है राजन का, तो राजन राजेश से ऊपर के जनरेशन में चला जाएगा। और जहां पे ओनली वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब होता है एकलौता। एकलौता, इसे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, अंकिता इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राजन। अंकिता कौन है? डॉटर इन लॉ है किसकी? राजन की। इसका मतलब यह है कि अंकिता किसकी बहू हो गई? राजन की। और किसकी पत्नी हो गई? राजेश की। तो यहां पर अंकिता आ जाएगी, है ना। और अमित बेटा है, तो यहां से हम प्रीति से कनेक्ट कर सकते हैं, अमित। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू अमित? प्रीति अमित से क्या रिलेशन रखती है? तो देखिए, तो प्रीति क्या रख रही है यहाँ पे? सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसे आपको जनरेशन को ध्यान रखना होगा कि कौन से जनरेशन को कहां पे रखा जाए, साथ ही साथ रिलेशन को ध्यान रखना होगा कि कौन से रिलेशन को क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पे इसे इस तरीके से सोल्व किया जाता है कि आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूं, तो हिंट के तौर पर मैं आपको यह बताना चाहूं कि जो रिलेशन आप यहां पे दिख रहा है ना, 5 to 30, जो रिलेशन आप यहां पे अप्लाई करोगे, वही रिलेशन को अप्लाई करके हमें ऑप्शंस में देखना होगा कि कौन से ऑप्शन उसी रिलेशन से फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो फॉलो करेगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले 5, 2 और 30, ये तीनों नंबर के बीच में रिलेशन को मैं देखता हूं। देखिए, क्या सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये दोनों छोटे नंबर से 30 पे पहुंचा जा सकता है, या फिर 30 और 5 से 2 पे पहुंचा जा सकता है, या 30 और 2 से 5, 5 और 30 से 2 पे पहुंचा जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 30 और कोई छोटे नंबर को ले लूं, तो शायद यहां से पहुंचना यहाँ पे के लिए थोड़ी दिक्कतें होगी, अगर थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैं क्या करता हूं कि 2 छोटे नंबर को ले लेता हूं, और ये दोनों छोटे नंबर से बड़े नंबर को मैं फॉर्म कर देता हूं। और ये कैसे होगा? अगर मैं यहां पे 5 को ए मान लू, 2 को बी मान लू, और 30 को सी मान लू, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 1 कर दूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सी के बराबर आ जाएगा। यहां से रिजल्ट आप देखो, ए का स्क्वायर मींस मैं 5 के स्क्वायर कर दूं और प्लस 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 1 कर दो, तो ये रिजल्ट 30 के बराबर आ जाएगा। अगर ये सही है तो इसी रूल्स का अप्लाई करते हुए इसमें भी आंसर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 27, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहां पे देखो 81 और प्लस 4 प्लस 1, ये भी नहीं होगा। इसमें कितना आ जाएगा? ये 86 आ रहा है, 87 है यहाँ पे, 86 आ रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26, ये भी नहीं होगा। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ये रूल्स इसमें आप फॉलो करता है या नहीं। 49 एंड प्लस 64 एंड प्लस 1,
कितना हो जाएगा ये 113 एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 114। हाँ, ये रूल्स अप्लाई कर गए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ऑड वन आउट का। अब देखो इसमें कौन से डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर होगा। अब गौर करो, यहां पे ये मून है, ये मून है, यहां पे अब देखो वेनस है, और ये क्या है जुपिटर है, और ये क्या है मार्च है। अब एक चीज बताओ, जो मून, वेनस एंड जुपिटर ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है ना, सौरमंडल का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो यहां पे मून, वेनस एंड जो यहां पे आप देख रहे हो जुपिटर, ये तीनों किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, है ना। लेकिन जो ये मार्च है ये किसका पार्ट है, ये मंथ का पार्ट है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये है लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी से मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको बाय ऑप्शंस करने होते हैं, लेकिन जो आप इस पैटर्न में आप देखोगे सीरीज, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ होता है। देखिए कैसे, यहां पे जो ये दिया गया है एम, यहां पे जो ये दिया गया एम डैश एन डैश एम डैश एम आर डैश आर डैश एन, ये दिया गया है। सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर के साथ साथ हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर लेनी चाहिए। टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसे आप इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में, एकदम बिल्कुल छोटे पार्ट में भी नहीं बांटना, इतने पार्ट में बांटे, इस तरीके से बांटे कि आपको वहां पे एक पैटर्न मिल जाए। तो हम यहाँ पे बांटने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमें पैटर्न मिल जाए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे 3-3 के पार्ट में बांट देता हूं। देखो यहां से, तो क्या पैटर्न कुछ मिल रहा है क्या। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो आप इस वाले पार्ट को देखो और आप इस वाले पार्ट को देखो, बीच में एम है और बीच में यहां पे स्पेस खाली है, साइड में दोनों प्लेस खाली है, और यहां पे साइड में आर और एन है। अब यहां पे देखो, इसका मतलब अगर मैं इस एम का यूज यहां पे मैं कर लूं, ठीक है, और इस आर का यूज यहां पे कर लूं और इस एन का यूज यहां पे कर लूं, तो ये दोनों तो एक दूसरे से क्या कर लिया, रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। अब यहां पे इसी चीज का मैं थोड़ा सा और यूज कर लूं, तो देखो किस तरीके से, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये दोनों का आपस में यूज कर लेते। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला हिस्सा, ये दोनों का, यहाँ पे पहले एम है, यहाँ पे पहले एम है, बीच में स्पेस खाली है, बीच में आर है, लास्ट में एन है, लास्ट में स्पेस खाली है। यहाँ पे मैं अगर आर को पुट कर दूं और यहाँ पे मैं एन को पुट कर दूं, तो ये तो सीरीज कंप्लीट हो गया ना। अब देखो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आ चुका है, डबल आर डबल एन और एम, डबल आर डबल एन एम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी इस तरीके से सीरीज आए, आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स साथ में प्लेसेस को काउंट कर लें और आप इस तरीके से बांटे कि आपको वहां पे एक पैटर्न पता चल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, हमें अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर के तहत। डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, अब ध्यान देना यहां पे ये 4 वर्ड दिए गए, 1 2 3 और ये हो गए 4, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, मैं उस चीजों को बताना चाह रहा हूं। और एक और वर्ड है, ये है। तो डिक्शनरी ऑर्डर
बाई लेटर से हमें देखना होता है। तो एक बात बताओ आप, यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो फर्स्ट लेटर तो सभी का सेम है ना, ओ है, ओ है। बी भी सेम है, सेकंड पोजीशन पे जो लेटर है सभी का सेम है, और एस भी सेम है। मींस पहला जो 3 अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सभी सेम है, तो पहला 3 अक्षर से हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट के लेटर को हम चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, टी है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, सी है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ई है। और यहाँ पे क्या है, टी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं, और ई की बात करूं, और टी की बात करूं, तो ये चारों में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा ना, सबसे पहले सी आएगा। तो ये आ गया पहला पोजीशन पे, है ना। मींस सबसे पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को, पूरा भी नहीं सोल्व करना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो पहले सी है, खत्म। पहले ए है, ये भी खत्म। पहले बी है, इसको रखो यहाँ पे। पहले डी है, ये भी खत्म। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। पहले सी आया, इसके बाद देखिए ई वाला आएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, दूसरा पोजीशन पे, मतलब बी के बाद सी आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे टी और टी मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर है। तो ए और आर में सबसे पहले ए आता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। बी सी ए डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्डर से। तो इसे आपको अरेंज करना है कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन छोटा है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, मींस कंपैरिजन, तुलनात्मक टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में ध्यान देना, कितने बॉयज है, 5 बॉयज है। प्रेम, राजू, सुंदर, हरी एंड ओमपाल, ये 5 फ्रेंड्स है, ठीक है। क्या बोला गया, राजू हैज मोर शेयर लैंड देन सुंदर। जब आपको इस क्वेश्चन को समझ में ना आए तो आप क्या करना, पार्ट्स वाइज जितना बोल रहा है उतना आप लिखते चलो, ठीक है। राजू का शेयर किससे ज्यादा है, राजू का शेयर सुंदर से ज्यादा है, तो यहाँ पे राजू ग्रेटर देन सुंदर हो गया। आगे पढ़ना, बट लेसर देन प्रेम, मीन्स राजू का जो शेयर है, इसका शेयर प्रेम से कम है। आगे देखो, ओमपाल हैज लिस्ट शेयर, ओमपाल के पास सबसे कम शेयर है। ये पांचों में जितने भी मेंबर हैं, इन सभी में सबसे कम शेयर किसके पास है, ओमपाल के पास है। आगे क्या बोला गया है, हरी हैज लेसर शेयर शेयर ऑफ लैंड देन सुंदर, हरी के पास सुंदर से कम शेयर है। अब ये तो यहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हम यहां से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो अरेंज कर लो, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। सबसे कम कौन है, ओमपाल है, तो यहां पर ओमपाल को दे दो। अब देखो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा, हाईएस्ट शेयर पूछा है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से अरेंज निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें समझ में ना आए तो इसे आप अरेंज कर लो, फिर आप निकाल लो। अब देखना यहाँ पे राजू सुंदर से ज्यादा है और राजू से ज्यादा प्रेम है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, प्रेम हो गया ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप अरेंज करना चाहो तो प्रेम के बाद क्या आ जाएगा, राजू आ जाएगा, और राजू के बाद क्या आ जाएगा, सुंदर आ जाएगा, और सुंदर के बाद क्या आ जाएगा, हरी आ जाएगा। ये अरेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे अरेंज कर सकते हो, या फिर आप बिना अरेंज किए हुए आप इस तरीके से नोट करके आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सके और उस टाइम को आप उस क्वेश्चंस पे लगा सके जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पेयर दिया गया और इसका कोड 7519 है। सेवन 7519। तो यहां पे सबसे पहले रिलेशन को निकालो कि क्या रिलेशन चल रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स के पोजीशन को ध्यान रखे होंगे तो शायद आप इसके रिजल्ट, इसके आंसर आपने कर दिया होगा।
ठीक है, देखो P का पोजीशन 16, E का पोजीशन 5, A का पोजीशन 1 और R का पोजीशन 18। क्लियर है? तो यहां पे 16 है तो 1 + 6 कर दे तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। जो सिंगल डिजिट में है उसे सिंगल ही रहने दिया, लेकिन जिसका पोजीशन 2 डिजिट में है वो दोनों डिजिट को आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्या हो जाएगा 1 + 8 = 9। तो इसका कोड क्या हो गया 7519। अब यहां से हम किसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं, डॉक्टर को। आप चाहे तो टॉयलेट को चेक कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो यहां से जो रूल्स हैं वो तो पता चल गए। आप इसे छोड़ भी सकते हो या फिर आप चेक भी कर सकते हो। देखो टी का पोजीशन 22 + 0 2 हो गया, ओ का पोजीशन 15 1 + 5 6 हो गया, आई का पोजीशन 9 एंड एल का पोजीशन 12, तो 1 + 3 = 1 + 2 = 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर में सभी लेटर्स के पोजीशन लिखो, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ओ का पोजीशन 15 3 20 15 और ये हो गया 18, और इन सभी को जो 2 डिजिट में है नंबर उसे ऐड करके सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 4 हो जाएगा, ये 1 + 5 ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 + 0 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 5 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 1 + 8 = ये क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 6 3 2 6 9। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 4 6 3 सभी में है। इसके बाद 2 6 9 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखना। एक्चुअली ये इसमें जो दिया गया है ये लेटर टू लेटर कोडिंग है। आप ध्यान से देखो, अगर ना पता चले तो सबसे पहले आप पोजीशन को लिख दो, आपको वहां से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या चल रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे फ्रेम दिया है ना, और इसका कोड दिया है I U D P और H। F का पोजीशन 6, R 18, A 1, M 13, E 5। यहाँ पे I 9, U 21, D 4, P 16, H 8 ये हो गया। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखना, क्या रिलेशन अप्लाई हो रहा है। F से I पे गए तो +3 चल रहा है, R से U पे आप गए तो +3 हो गया, A से D पे गए तो +3 हो गया, M से P पे गए तो +3 हो गया, और E से H पे गए तो +3 हो गया। मींस इसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं सिमिलर नंबर का। ठीक है, सिमिलर नंबर का। अब हम सेम चीजों को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपसे किसका कोड पूछा था, रॉयल का पूछा था, ROYAL, इसी का कोड पूछा था ना, तो इसका कोड आप निकाल सकते हो क्या। देखो +3 सभी में कर दो, क्योंकि रूल्स तो मालूम चल गया। तो R का पोजीशन 18, O का पोजीशन 15, 25 1 और ये हो जाएगा आपका 12। तो 18 + 3 21, यहाँ पे 18, यहाँ पे 28, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। अब देखिए एक चीज है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के बाद 26 से ज्यादा आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मानकर चलना है कि Y Z 25 और 26। इसके बाद आप क्या करना, Z के बाद मानकर चलना A आता है और A के बाद B, तो ये 27 और ये 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल इतना ही लेटर से काम करना है। तो Z के बाद कभी भी अगर सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 इससे ज्यादा आ जाए तो आप मानकर चलना कि Z के बाद A आता है, उसके बाद B, तो A का पोजीशन 27, B का पोजीशन 28, C का पोजीशन 29। क्लियर है, इसी चीज का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और बी को पुट कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा +3 है ना, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे 15 पे ओ आ जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में, URBDO, URBDO ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां से मैं तो पूरा बता दिया, आप चाहते तो इसको एलिमिनेट कर लेते ऑप्शन में, आपको तो रूल्स पता चल गया था +3 हो रहा है। आप यहाँ पे क्या करते, R में +3 करते, R का पोजीशन 18,
प्लस 3 21, तो 21 पे u आता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहले u है। ऑप्शन नंबर ए में तो पहले x है खत्म, यहाँ पे m है ये भी खत्म, यहाँ पे x है ये भी खत्म, और यहाँ पे u है। आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पे एक सिंबल को दूसरे सिंबल से इंटरचेंज करना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों से पूछा जाएगा, सैनिक हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो, उन सभी में पूछे जाते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ना, इस माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करना, डिवाइड को चेंज करना है प्लस से, और इस प्लस को चेंज करना है डिवाइड से, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इस मल्टीप्लाई को चेंज करना है माइनस से। ये काम करना है, और इतना करने के बाद आपको अप्लाई करना है बोर्ड मास। आप सोचोगे कि बिना बोर्ड मास अप्लाई किए हुए हम इसका आंसर को ला दे, तो ये नहीं हो पाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे देखता हूं तो क्या है ये 35 माइनस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 50 एंड डिवाइड 14 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहां पर माइनस को किससे चेंज करना है, मल्टीप्लाई से, तो यहां पर मैं क्या दे देता हूं, मल्टीप्लाई। प्लस को किससे चेंज करना है, डिवाइड से, तो यहां पर मैं डिवाइड दे देता हूं। मल्टीप्लाई को किससे चेंज करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है, इसे माइनस से चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस दे दिया। और जो डिवाइड है इसे चेंज करना है किस से, प्लस से, तो डिवाइड के प्लस पे प्लस दे दिया जगह पे, है ना। अब यहाँ पे बोर्ड मास हमने अप्लाई कर देना, 35 मल्टीप्लाई 12 एंड डिवाइड 10 माइनस 50 एंड प्लस 14 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो 5 से काटो 7 और ये 2 और 2 6 जा 12, 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 50 एंड प्लस 14। आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो 7 42 42 आ जाएगा, तो 42 एंड प्लस 14 इक्वल्स टू 56 और माइनस 50 कर दो, है ना। अगर सही से आप देखना चाहो, देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, 42 माइनस 50 एंड प्लस 14, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 56 एंड माइनस 50 इक्वल्स टू 6। तो कौन से ऑप्शन में है 6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिना बोर्ड मास अप्लाई किए हुए आप इसके रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसे मैं बोलता हूं, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, है ना। देखिए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लू इज कोडेड एज कार। ब्लू को किससे कोड किया गया, कार से, कार को वुड बोला गया है, और वुड को क्या बोला गया, राइस, और राइस को चेयर बोला गया, और चेयर को टेबल बोला गया है। अब आपसे पूछा है व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाई साहब आपसे पूछा है कि हम लोग क्या खाते हैं, तो हम लोग चावल खाते हैं, यहाँ पे राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर राइस नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, चेयर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राइस को क्या बोला गया है, चेयर बोला गया है। और ये काम आप मत करना, आपसे ये पूछ दिया कि हम लोग क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, तो हम लोग राइस खाते हैं, और राइस को यहाँ पे चेयर बोला गया, और चेयर को टेबल बोला गया है। जैसे ही आप टेबल पे आंसर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, खैर यहाँ पे ऑप्शन में टेबल नहीं है, अगर वैसे करते हो तो गलत हो जाएगा। जो चीज आपसे पूछा है उस चीज को ओरिजिनल में क्या कोड दिया गया वही उसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा चेयर। ये फ्री के मार्क्स होते हैं यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे ये बोला गया, इट वॉज सैटरडे एंड 10th नवंबर 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15th अगस्त 2017। सबसे पहले दो डेट दिया गया है, और ये डेट है 10 नवंबर 10th नवंबर 2018, और एक डेट है 15th अगस्त और 2017। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कौन से वाले डेट को, मैं यहां पे 10 नवंबर 2018। तो एक बात बताओ, ये 2018 ये तो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। तो जब ये नॉर्मल ईयर है तो मैं एक काम करता हूं, 10th नवंबर 2017 टू 10th नवंबर 2018 से अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखूं तो इस दिन तो क्या है, सैटरडे है, तो इस दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, है ना। आपको मालूम है
कि जब नॉर्मल ईयर होता है तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, उसके अगले साल क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब जब ये फ्राइडे आ गया तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को, ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त का टाइम है। तो इसमें इस अगस्त में और कितने दिन बच गए, तो 16 दिन बच गया इसमें, और 16 दिन इसमें बच गया। तो अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो बोलोगे 30। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर में नंबर ऑफ जो डेज होते हैं ये होते हैं 31। और यहाँ पे क्या दिया है, 10 नवंबर का डेट दिया, तो 10 दिन आपका इधर हो गया, है ना। और यहां से मैं क्या कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद जितना वीक होगा उसके बाद जो बचेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा, और वहीं से इसके रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर सकते। आप चाहते तो एक फॉर्मूला भी था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड 7, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है बाई फॉर्मूला, लेकिन ऑड डेज से आसानी से निकल जाता है। अब यहां से अगर मैं सभी को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 46 और 31 और 10, कितना हो जाएगा ये आपका 87। तो 87 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहां पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे कि रिमाइंडर बच जाएगा 3, है ना। 12 7 जा 84, 84 को जब अपन 87 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अगर मैं इस 3 को फ्राइडे से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो भाई ऑड डेज आसानी हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्लॉक का क्वेश्चन है, जब आप क्लॉक के क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बात को समझना कि जब भी क्लॉक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज से, तो एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं, मिरर इमेज से क्वेश्चन है तो मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं। तो मिरर इमेज और प्लस जो रियल इमेज होता है, या फिर ऐसे समझना कि जो रियल टाइम होता है, रियल टाइम किसे बोलते हैं, जो टाइम क्लॉक में शो हो रहा है, दिख रहा है, और प्लस जो मिरर का टाइम होता है, मिरर टाइम मीन्स जो रियल टाइम है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है मिरर में, वो होता है मिरर टाइम। मिरर टाइम ये दोनों का सम कितना होता है, 12 होता है, और इसी 12 को आप लिख सकते हो 1160, या फिर आप क्या कर सकते हो, कभी कभी टाइम 12 से ज्यादा दे दे, जैसे यहाँ पे 1240 दे दिया, तो आप इस केस में क्या यूज कर सकते हो, 24 यूज कर सकते हो, है ना। या फिर 24 के प्लेस पे 23:60 यूज कर सकते हो। ये देखिए एक्चुअली क्या है, ये आर है ना, और ये 60 क्या है, एक्चुअली 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। हमने ऐसे ना लिखकर ऐसे कर दिया और सेम चीज यहाँ पे कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, ये 12:40 ये घड़ी की टाइम है ना, तो ये हो गया 12:40 हो गया, और प्लस हमें निकालना है मिरर टाइम, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, तो मिरर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23:60, और माइनस मैं यहाँ पे कर दो 12:40, तो क्या आ जाएगा 11:20 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। जब आप इस सिलॉक्स के क्वेश्चंस को ध्यान देंगे तो आपको सबसे पहले सिलॉक्स में डायग्राम बनाने आना चाहिए कि ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, सम का डायग्राम कैसे बनेगा, सम नॉट का कैसे बनेगा, नो का कैसे बनेगा, है ना। इन चीजों को आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को गलत कर बैठोगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि ये जो आप, ये क्या हो रहा है, आप आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो ना दो पार्ट में, ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो आपको उसके नीचे दो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको कंक्लूजन दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कंक्लूजन है। तो ये जो सबसे पहले जिसे मैंने येलो कलर से कवर किया था, इसका डायग्राम बनाना है, और इसी के हेल्प से ये दोनों कंक्लूजन को राइट और रॉन्ग करना है। क्लियर है, आ जाओ आप यहाँ पे देखो।
ऑल मोबाइल आर फोन, सभी मोबाइल क्या है, फोन है, सभी मोबाइल क्या है, फोन है। ये डायग्राम बनेगा, ऑल मोबाइल आर फोन। अब नेक्स्ट क्या बोला है स्टेटमेंट, ऑल फोन आर डिवाइसेस, ये फोन भी किसके अंदर चला जाएगा, डिवाइसेस के अंदर चला जाएगा। ये डायग्राम बनेगा, अगर आप लोग भी साथ ही साथ बना रहे होंगे तो आपको भी ये डायग्राम बना होगा, है ना। आ जाइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बोला है सम फोन्स आर डिवाइसेस, सम फोन्स आर डिवाइसेस। ध्यान रखना ऑल के केस में सम सही होता है, ऑल के केस में सम सही होता है। अब देखो ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं व्हाइट कलर से, ये पूरा पार्ट किसका है, ये फोन का है ना, ये फोन है। अभी भूल जाइए कि इसमें मोबाइल है, आप ये समझिए ये फोन है, ठीक है, क्योंकि यहां पे मोबाइल की बात नहीं हुई है इस कंक्लूजन में, अब भूल जाइए। अब ये फोन पूरा पार्ट किसके अंदर है, डिवाइस के अंदर है। तो जब पूरा फोन डिवाइस के अंदर है तो कुछ भी तो है ना। तो ध्यान रखना ऑल के केस में सम सही होता है, या फिर आप ऐसे समझना, आप ऐसे समझना कि जब आप इन साइड से आउटसाइड की ओर आओगे इस केस में ऑल भी सही होता है और सम भी क्या होता है, सही होता है। जैसे यहां पर एक स्टेटमेंट होता कि ये स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन मैं यहां पे दे दूं, और ये कंक्लूजन ये होता कि ऑल फोन आर डिवाइस, ऑल फोन आर डिवाइस, तब ये भी कंक्लूजन क्या होता, सही होता, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, सम फोन आर डिवाइस, तो ये वाला सही है। नो डिवाइस आर फोन, यहां पर देखिए पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, कौन सा रिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या दिया है, निगेटिव। यहां पे नो का यूज किया है, तो पॉजिटिव जहां पे रिलेशन बन रहा है डायग्राम में, तो उसका निगेटिव कंक्लूजन हमेशा 100% गलत होता है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलोस। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, मैं थोड़ा सा और भी आपको यहां पे बताना चाहूं, अगर आप आउटसाइड से इनसाइड की ओर जाते हो ना, तो इसमें केवल सम सही होता है ना, और जो ऑल होता है ये क्या होता है, गलत होता है इसमें, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सा फेस किस तरीके से अपोजिट निकाला जाता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, है ना। इसमें देखिए क्या दिया गया, मैं हाईलाइट कर दूं तो ये है आपका बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, और ये हो गया सी, ये है। तो सेम एलिमेंट सेम सरफेस पे कॉमन होता है, तो किस तरीके से अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, है ना। नहीं दिख रहा है क्या, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट डीप कलर ले लूं, चलो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखो बी है, ये ए है, ये सी है, ये एफ है, ये ई है, और ये सी है, ठीक है, क्लियर है, अब दिख रहा होगा उम्मीद से। अब यहां पे आ जाओ। अब अगर मैं यहां पे आपको समझाना चाहूं तो ये वाला फेस और एलिमेंट कॉमन है। जब इस तरीके से कॉमन होता है तब ये देखिए ये बी अपोजिट हो जाएगा एफ का, और ये ए अपोजिट हो जाएगा ई का। तो बी अपोजिट है एफ का और ए अपोजिट हो गया किसका, ई का। तो जो सी बचा हुआ है ना, ये किसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे कौन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे डी नहीं दिखाई दे रहा है। जब डी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये सी का अपोजिट डी हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या था। मैं तो यहाँ पे रूल्स के तहत ये चीजों को निकाल लिया। क्वेश्चन में ये पूछा था कि फेस अपोजिट टू द विथ अल्फाबेट डी, डी के अपोजिट में कौन सा फेस होगा, तो डी के अपोजिट में क्या होगा, सी होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर है 71। ये है इनकम्प्लीट फिगर, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से ऑप्शंस को पुट किया जाए ताकि ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताता हूं कि किस तरीके से इन चीजों को ध्यान देना होगा। मैं डार्क कलर ले लूं ताकि समझाने में इजी हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ये इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल आउटसाइड की ओर बन रहा है,
यहाँ पे इनसाइड की ओर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो आउटसाइड की ओर बनेगा। तो आउटसाइड कहाँ पे किस में दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस टाइप से दिख रहा है, ये खत्म। इसमें देखिए इनसाइड दिखाई दे रहा है, ये भी खत्म। इसमें देखिए ऊपर की ओर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये भी खत्म। बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए जो ट्रायंगल है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह है एम्बेडेड, हिडन। एम्बेडेड मींस हिडन। तो इसमें जानते हैं जब भी अगर आपको लगे कि फंस रहा हूं तो आप लोग सेम चीज मत खोजिए, आप लोग एलिमिनेट करने के लिए सीखिए कि किस तरीके से डायग्राम को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने एलिमिनेट करना सीख गया तो आपके आंसर्स इसमें आसानी से निकल आएंगे। देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है इस टाइप से, अच्छा ज्यादा हो गया, देखो यहाँ पे ये डायग्राम कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये है, ये है, ये है और ये लाइनिंग है। हमें ये चीजें खोजनी है। अगर मान लो कि आपको कंफ्यूजन है, आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करो कि आप ऑप्शंस को छांटना स्टार्ट कर दो। ये ऑप्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बन पाएगा, ये ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि ये बन पाएगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चेक करते कि ये किस में बन रहा है तो आप चेक करते रह जाते, फिर इसमें आपका काफी टाइम निकल जाता। तो आप कोशिश करते कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए आप एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अलग अलग शेप का होता है, लिनियर से होता है। लिनियर में भी अलग अलग चीजें होती है, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, या फिर पैरेलल रो। एक सर्कुलर में भी फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, या फिर बोथ साइड फेसिंग। फिर स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। चलिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 7 है। और ये सभी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल के अंदर, और जिनका फेस कहां पे है, सेंटर की ओर है ना, उस सर्कुलर टेबल के केंद्र की ओर देख रहे हैं। और नंबर ऑफ पर्सन 7 है। जब नंबर ऑफ पर्सन 7 है तो हमें इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना होगा कि 6 पर्सन तो बिल्कुल आमने सामने बैठे और 1 पर्सन कहीं भी बैठा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 6 पर्सन को तो हमने बैठा दिया और 1 पर्सन को मान लो कि हमने यहां बैठा दिया, फेसिंग इनसाइड है, सेंटर है, तो हमने एरो सेंटर की ओर दे दिया। अब ध्यान देना एक चीज, मैं थोड़ा सा फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड की मैं बारे में बता दूं। अगर फेसिंग सेंटर है तो ये बैठेगा इस टाइप से होगा, तो उसका राइट टर्न ये होगा, राइट ये होगा, और लेफ्ट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर फेसिंग आउटसाइड होगा इस टाइप से बाहर की ओर अगर देख रहा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। क्लियर है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा और इसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। आ जाइए देखिए यहाँ पे कैसे इसका यूज मैं करता हूं। देखिए क्या बोला गया है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। V कहां पे बैठा हुआ है, S के सेकेंड लेफ्ट में। मान लो कि हमने S को यहां पे मान लिया तो फर्स्ट सेकेंड V यहां पे आ गया। आगे देखो क्या बोला है, इज द नेबर ऑफ T एंड U। V किसका नेबर है, T और U का। अगर T यहां पे होगा तो U यहां पे होगा, अगर U यहां पे होगा तो T यहां पे होगा। हमें नहीं मालूम, कहीं भी हो सकता है, कुछ तो कंडीशन दिया होगा दोनों को अलग अलग करने के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, आगे पढ़ोगे तो S इज नॉट नेबर ऑफ R एंड T। S किसका नेबर नहीं है, R और T का नेबर नहीं है। मतलब जहां S बैठेगा इसके आसपास R भी नहीं बैठेगा और इसके आसपास T भी नहीं बैठेगा। तो अपन इसी का यूज करने वाला हूं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे T देंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए यहां से हम T को हटाकर यहां हम किसको पुट कर दे, U को, और U हो गया। और यहां पर हम किसे पुट कर दे, T पुट कर दे। आगे क्या बोला है, P इज नेबर ऑफ Q एंड R। P किसका नेबर है, Q और R का। P Q P R, या फिर यहां पे R होगा तो ये P और ये Q है ना, कोई भी लेफ्ट राइट में आ सकता है। अब देखते हैं इसका मतलब ये जो 3 पर्सन है तीनों एक साथ बैठेगा, तो 1 2 और 3, यही 3 जगह खाली है। अब यहां से बैठाते हैं, अगर आप R को यहां दोगे तो इस कंडीशन के अनुसार ये डायग्राम गलत हो जाएगा। मतलब R को हम यहां नहीं बैठा सकते, यहाँ पे Q दे दो, यहाँ P दे दो और यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे P को दे दो और यहाँ पे R को दे दो, और ये डायग्राम क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो देखिए Q इज बिटवीन P एंड S, Q किसके बीच में है, Q इज बिटवीन P एंड S, Q किसके बीच में है, देखिए ये Q है और ये किसके बीच में है, S और P के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये है, आपको अरेंज करना है, और इसे किस तरीके से आप अरेंज करोगे, देखो इसे एक, हमें जो अरेंज करना है एक लॉजिकल मीनिंग में, सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो यहां पे दिया गया वेपर, सन, क्लाउड, हीट, पॉन्ड। तो सन होगा, सन के बाद क्या होगा, हीट, सॉरी सन के बाद क्या होगा, पॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। पॉन्ड जब मिल जाएगा तो इससे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। हीट के बाद क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर के बाद क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा। देख लो कौन सा सीक्वेंस है, 2 5 4 1 और 3, 2 5 4 1 3, कौन सा ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसे अरेंज करना होता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिक्शनरी ऑर्डर के तहत भी आपको अरेंज करने के लिए मिलेगा। आ जाइए, ये है वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब देखिए इसे अपन सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व किया जाता है। आपको क्या पूछा है कि नंबर पूछा है, कौन से नंबर पूछा है, ब्राउन एनिमल का पूछा है, जो क्या ना हो, डू नॉट हैव टेल। ब्राउन एनिमल के बारे में पूछा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए, टेल नहीं होनी चाहिए, पूंछ नहीं होनी चाहिए। देखिए ब्राउन, अगर मैं 2 की बात करूं तो ये केवल टेल है, ये खत्म। 1 तो केवल एनिमल है। 4 है वो जानवर है जिसके पास पूंछ है, ये खत्म। 7 तीनों आ जाएगा, 7 एनिमल भी, टेल भी और ब्राउन भी, ये भी खत्म। 6 आ जाएगा, टेल और ब्राउन, ये भी खत्म। 3 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ढक गया बाई डायग्राम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए डू नॉट बिलोंग्स विथ द अदर्स। अगर मैं टायर की बात करूं, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, अगर मैं इंजन की बात करूं, क्लियर है, तो ये तीनों क्या है, तो भाई साहब ये तीनों एक व्हीकल का पार्ट है, एक कार का पार्ट है। लेकिन कार क्या है, पूरे असेंबल्ड किया हुआ एक पूरे बॉडी होता है ना। तो ये जो आप तीनों देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ कार। लेकिन कार क्या है, ये व्होल पार्ट होता है। ये व्होल पार्ट नहीं, ये पूरा एक बॉडी होता है जिसके अंदर इंजन, स्टीयरिंग, है ना, टायर, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो होते हैं। तो इसमें ऑड क्या हो गया, कार हो गया। तो और बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिली के बीच, या फिर आप जिस भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो वेबसाइट है www.brahmosacademy.com, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे और स्क्रॉल हो रहा है जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हो रहे हैं, आप वहां पे हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, इजाजत दीजिए, जय हिंद।